अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आप लोग के लिए ना पास FCPS 2 के पेपर से जो मैंने खुद हेल्प किए थे उसमें से मैंने निकाला है। किसी ने मुझे कहा था कि एक्यूट किडनी इंजरी कर दें, तो वो मैंने फिर उसमें से ढूंढने की कोई ऐसा मुझे निकला है। तो एक सिनेरियो था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने उसको काफ़ी डिटेल में मतलब लिख लिया है, तो काफ़ी अच्छा है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही से। ठीक है, तो ये उन्होंने सिनेरियो में पूछा था कि अ 42-year-old woman is admitted with 4 days history of severe abdominal pain and vomiting. 12 hours after emergency laparotomy for a perforated gastric ulcer, she has passed no urine and catheterization yields only 40 ml of urine. Her blood pressure is 85 by 50 millimeter of mercury. Urea is 10.5 millimole per liter. Sodium is 10 millimole per liter. Urine urea is 140 millimole per liter and urine osmolality is 360 millimole per kilogram. अच्छा, इन्होंने सवाल पूछे व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड गिव एन आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और डायग्नोसिस पूछी हुई है इन्होंने। तो पहला तो आप देख लें कि ज़ाहिरी बात है कि इसमें उन्होंने ये बताया ना कि 40-year-old वुमन है और सीवियर एब्डोमिनल पेन वॉमिटिंग के साथ आई थी। मतलब ये कि फिर उसकी इमरजेंसी लेप्रोटमी हुई तो परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर था, और फिर उसके बाद जो है उसको ओलिगूरिया हो गया, एनयूरिया हो गया। और ब्लड प्रेशर उसका देखें कि वो बहुत लो है, ठीक है, शॉक पे जा रही है वो। और बाकी चीज़ें यूरिया और ये सब बड़ा, यूरिन ऑस्मोलैरिटी इतनी बड़ी भी है। तो उन्होंने पूछा डायग्नोसिस, अब साफ साफ आराम से बन रही है डायग्नोसिस इसकी। ठीक है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस प्री रीनल एक्यूट रीनल इंजरी, यानी एक्यूट किडनी इंजरी एज पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग एंड सर्जरी ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर एंड हेमोरेज हैज़ कॉज्ड रीनल हाइपोपरफ्यूजन. Acute kidney injury is defined as a sudden decrease in renal function resulting in an inability to maintain fluid and electrolyte balance and to excrete nitrogenous waste products. ठीक है, तो अब मैंने अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने मैनेजमेंट पूछा है। तो पहला तो मैंने ये थोड़ा सा लिख लिया, मैनेजमेंट लास्ट में आपको सही तरीके से बता दूंगी। लेकिन मैनेजमेंट में जो 4 चीज़ें आपको देखनी होती हैं वो यही है कि पहले आपको वॉल्यूम रिप्लेस करना है, फिर दूसरे आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं उसको सही करना है, यानी कि हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो वो। और फिर उसके बाद आपने न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर सेप्सिस भी हुआ वो हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट होती है तो फिर कीटो एसिडोसिस हो सकता है उसकी वजह से। तो आपने न्यूट्रिशन का करना है। एनीमिया भी हो जाता है, एनीमिया आपको करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये 3-4 मतलब मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो आपने लेने होते हैं। अब इसको मैंने फिर इसको सही से डिफ़ाइन कर लिया है। एक्यूट किडनी इंजरी से क्या मतलब है। AKI is defined by impairment of kidney filtration and excretory function over days to weeks, generally known or expect to have occurred within 7 days, resulting in the retention of nitrogenous and other waste products normally cleared by the kidneys. ठीक है, तो मतलब कि acute onset होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 7 days में ये हो जाएगा. AKI is not a disease but rather a heterogeneous group of conditions that share common diagnostic features in increase in serum creatinine concentration and often associated with reduction in urine volume. ठीक है, अच्छा, AKI is a clinical diagnosis, not the structural one. A patient may have AKI with or without injury to the kidney parenchyma. AKI can range in severity from asymptomatic and transient changes in laboratory parameters of the GFR to avoid overwhelming and rapidly fatal derangements in the ability of the kidney to maintain effective circulating volume regulation, excrete nitrogenous waste and metabolic toxins, and maintain electrolyte and acid-base composition of the plasma. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं. अब इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस में देख लें. द कॉज ऑफ AKI इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. पहला जो है वो प्री रीनल एजोटीमिया है जो इस पेशेंट को हो रहा है, जो अपने सिनेरियो बताया. दूसरा है इंट्रिंसिक रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़, और तीसरा है पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो तीनों में फिर अलग अलग कॉजेज़ होंगे. तो प्री रीनल एजोटीमिया देख लेते हैं पहले.
Pre-renal azotemia is the most common form of acute kidney injury. It is the designation for a rise in serum creatinine or BUN concentration due to inadequate renal plasma flow and intraglomerular hydrostatic pressure to support normal glomerular filtration. The most common clinical conditions associated with pre-renal azotemia are hypovolemia and number 2 decreased cardiac output. ठीक है, तो जब भी किडनी में हाइपोपरफ्यूजन किसी भी वजह से होने लगे, यानी कि हाइपोवॉल्यूमिया ही हो गया, उसकी वजह से हो गया, या फिर कार्डियक आउटपुट ही इनएडिक्वेट हो गई थी उस वजह से हो गया। और तीसरा इसका होता है मेडिकेशंस दैट इंटरफेयर विद रीनल ऑटो रेगुलेटरी वेस्कुलर रिस्पॉन्सेज सच एज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेज एंड इनहिबिटर्स ऑफ एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि दोनों जो हैं जो नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है होम्योस्टेसिस इसको वापस लाने के लिए, अगर हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए ना फिर जो वेज़ोकंस्ट्रिक्टर हैं वो रिलीज़ होते हैं ना, तो इनको ही डिस्टर्ब अगर कर दे हम वो दिए हुए हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर्स ही दिए हुए हैं, तो फिर कहाँ से होगा वो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। By definition, pre-renal azotemia involves no parenchymal damage to the kidney and is rapidly reversible once parenchymal blood flow and intraglomerular hemodynamics are restored. तो मतलब जो प्री-रीनल एजोटीमिया है उसमें कोई इंट्रिंसिक पैरेंकाइमल इंजरी नहीं हुई होती है इनिशियली, अगर हम रैपिडली रिस्टोर कर दें, वॉल्यूम रिप्लेस कर दें और हाइपोपरफ्यूजन जो है वो ठीक हो जाए किडनी का, तो फिर वो रिवर्सिबल है और उस वक्त तक अगर कोई इंजरी नहीं हुई है। लेकिन अगर डिले हो गया, नहीं किया, पेशेंट देर से आया व्हाटएवर, तो फिर जो है ना वो टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने लगता है। ठीक है, अच्छा, इन मैनी केसेस हाउएवर प्री-रीनल एजोटीमिया में coexist with other forms of intrinsic acute kidney injury associated with processes acting directly on the renal parenchyma। अब हो सकता है पेशेंट को पहले से कोई जो है प्री एग्जिस्टिंग पैरेंकाइमल डिजीज़ थी किडनी की, उसके ऊपर हो गया उसको एक्यूट किडनी इंजरी। Prolonged periods of pre-renal azotemia may lead to ischemic injury to the tubular cells with necrosis, hence termed acute tubular necrosis या ATN। ठीक है, normal glomerular filtration rate is maintained in part by renal blood flow and the relative resistance of the afferent and the efferent renal arterioles, which determine the glomerular plasma flow rate and the transcapillary hydrostatic pressure gradient that drive glomerular ultrafiltration. Mild degrees of hypovolemia and reduction in the cardiac output elicit compensatory renal physiologic responses। अब क्या है compensatory renal physiologic changes? यही कि hypoperfusion होगा तो क्या निकलने लगेगा किडनी में से रेनिन जो है वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर वो लंग में जाके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बहुत पावरफुल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है। तो मतलब जो उसको जो है कंपनसेटरी इंक्रीज़ कर देगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब मेंटेन हो जाए उस कार्डिक आउटपुट में किडनी का परफ्यूजन, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो सही होती रहे। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिक होम्योस्टैटिक जो रिस्पॉन्स है। Because renal blood flow accounts for 20% of the cardiac output, renal vasoconstriction and salt and water reabsorption occur as a homeostatic responses to decrease effective circulating volume or cardiac output in order to maintain blood pressure and increase intravascular volume to sustain perfusion to the cerebral and the coronary blood vessel। ठीक है, तो ये अल्लाह मियाँ ने पहले ही हमारे अंदर होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म रखा हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए, तो जाहिर है कि वो 100% तो नहीं होता ना। Mediators of this response include, as I have told you, angiotensin 2, norepinephrine, vasopressin और ADH। ADH भी, अब जैसे ओलिगूरिया अगर हो रहा है, हाइपोपरफ्यूजन हुआ था किडनी का और ओलिगूरिया ये एन यूरिया में चला गया, तो ये तो फिजियोलॉजिक होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स है ना, जिसकी वजह से ओलिगूरिया हो रहा है, यानी कि हाइपोटेंशन में जा रहा है तो फ्लूइड जो है वो कंजर्व कर रही है बॉडी। ठीक है, तो ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा निकलेगा ताकि वो
एंटी डायूरेसिस यानी कि डायूरेसिस को रोके और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा, ठीक है। तो ये जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो ताकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो कम हो रहा था वो वापस नॉर्मल की तरफ आए। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैन बी मेंटेन डिस्पाइट रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो बाय एंजियोटेंसिन 2 mediated renal efferent vasoconstriction which maintains glomerular capillary hydrostatic pressure closer to normal and thereby prevents marked reduction in GFR if renal blood flow reduction is not excessive. excessive नहीं हो तो फिर जो है वो prevent कर सकता है। In addition, a myogenic reflex within the afferent arteriole leads to dilatation in the setting of low perfusion pressure, thereby maintaining a glomerular perfusion. अब जाहिर है कि एक मतलब मायोजेनिक रिफ्लेक्स आएगी जो आफ्रेंट आर्टीरियोल जो जहाँ से ग्लोमेरुलस में यानी कि आ रहा है ब्लड, तो वो डायलेट हो जाएगा एज अ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ना। तो उसकी वजह से लो परफ्यूजन भी प्रेशर हुआ है लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सही चलता रहेगा। इंट्रारीनल बायोसिंथेसिस ऑफ वेजोडायलेटर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ई, कैलेक्रिन एंड काइनिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू लो रीनल परफ्यूजन प्रेशर। तो ये सारे जो है ना वेजोडायलेटर हैं जो उस वक्त निकलने लगते हैं जब हाइपोपरफ्यूजन हो रहा हो और ये डायलेट करते हैं ताकि GFR जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन अब इसी में आप ये समझ लें कि जब हम NSAIDs देते हैं तो वो जो है ना ये प्रिवेंट करेगा, फिर ये जो वेजोडाइलेटेशन होनी थी वो नहीं होने देगा क्योंकि प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ई वो तो इनहिबिट हो जाएंगे उससे NSAID से, सही है। और जो इफरेंट आर्टीरियोल का वेजो कंस्ट्रिक्शन जो होना चाहिए होम्योस्टैटिकली, वो अगर हम एस इनहिबिटर्स या ARB दे रहे होंगे तो उससे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ना ACE inhibitor can result in acute renal injury. Autoregulation is also accomplished by tubuloglomerular feedback, in which decrease in solute delivery to macula densa, specialized cells within the distal tubule जहाँ से renin निकलता है, elicit dilation of the juxtaposed afferent arteriole in order to maintain glomerular perfusion. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझने की है कि NSAIDs जो है, NSAIDs अगर हम दे रहे हो तो वो आफ्रेंट जो ग्लोमेरुलर आफ्रेंट हैं उनको वेजोडाइलेटेशन उनकी नहीं होने देगा ना, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह नहीं बनेंगे तो वेजोडाइलेटेशन नहीं होगी। दूसरे अगर हम ACE इनहिबिटर दे रहे हैं तो जो इफरेंट आर्टीरियोल्स है ना ग्लोमेरुलस की, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो सकेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन नहीं हो पाएगा। There is a limit, however, to the ability of the counter-regulatory mechanism to maintain GFR in the face of systemic hypertension. अब जाहिर बात है कोई लिमिट तो होती होगी ना, अब ये तो नहीं जितना भी जो है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाए पेशेंट, उसका इतना BP लो हो जाए, तो ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जो है वो फिर थोड़ी उसको वो मेंटेन कर सकेगा। इवन इन हेल्दी एडल्ट रीनल ऑटो रेगुलेशन यूजुअली फेल्स वंस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब इसमें बताया हुआ ना 85 और 50 हुआ है इसका, तो जाहिर बात है कि इसका तो फिर एक्यूट किडनी इंजरी होगी। ड्रग्स कैन अफेक्ट द कंपनसेटरी चेंजेस एवोक्ड बाय टू मेंटेन GFR, NSAIDs इनहिबिट रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन लिमिटिंग रीनल वेजोडाइलेटेशन, ठीक है, तो ये आप याद रखें। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स लिमिट रीनल इफरेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन। दिस इफेक्ट इज particularly pronounced in patients with bilateral renal artery stenosis or unilateral renal artery stenosis in case of solitary functioning kidney। एक ही किडनी था और उसी की रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, वो उसके बराबर है कि दोनों रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। पहले भी मैं आपको एक शुरू में मैंने मेरा ख्याल है बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का एक सिनेरियो था जो पास्ट FCPS 2 के पेपर में से मैंने किया था ना, तो उसमें फिर यकलख्त एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है बिकॉज efferent arteriolar vasoconstriction is needed to maintain GFR due to low renal perfusion, ठीक है। The combined use of NSAIDs, अब आप खुद सोच लें, combined use of NSAIDs with ACE inhibitors और ARBs pose particularly high risk of developing pre-renal azotemia। तो कितना ख्याल करने की ज़रूरत है ना, साथ साथ दिए जा रहे हो, पहले आपने देखा नहीं किडनी का रिजर्व क्या था उसका, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस।
Many individuals with advanced liver disease exhibit a hemodynamic profile that resembles prerenal azotemia in setting of total body volume overload. Systemic resistance is markedly reduced due to primary arterial vasodilation in splanchnic circulation, resulting in activation of vasoconstrictor responses similar to those seen in the hypovolemia. यानी कि जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम होता है ना, उसमें ये होगा. AKI is a common complication in this setting and it can be triggered by volume depletion and spontaneous bacterial peritonitis. अब ये तो प्री रीनल हो गया. प्री रीनल में अगर आप रैपिडली वॉल्यूम रिस्टोर कर देंगे तो मतलब इंट्रिंसिक कोई डैमेज नहीं हुआ, वो फ़ौरन रिवर्स हो जाएगा. लेकिन अगर देर कर दिया आपने या पैरेन्काइमल डैमेज शुरू हो गया, यानी कि ATN हो गया उसमें हाइपोक्सिया की वजह से, तो इंट्रिंसिक AKI उसको फिर कहते हैं. ठीक है. तो दूसरा है इंट्रिंसिक एक्यूट किडनी इंजरी. द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इंट्रिंसिक AKI इज नंबर 1 सेप्सिस, नंबर 2 इस्चीमिया एंड नंबर 3 नेफ्रोटॉक्सिन्स. बोथ एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस हो सकते हैं यह जो नेफ्रोटॉक्सिन. इन मैनी केसेस प्री रीनल एजोटीमिया एडवांसेस टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ATN. मतलब प्री रीनल था उसको AKI और उसको मतलब ये कि ट्रीटमेंट नहीं किया सही, देर से आया पेशेंट, व्हाटएवर, तो उसको फिर इंट्रिंसिक AKI हो जाएगा. ठीक है. तो देर आर अदर पोटेंशियल कॉजेज ऑफ AKI इन सेटिंग सच एज सेप्सिस इंक्लूडिंग ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस. तो किसी किस्म का भी मतलब सेप्सिस हुआ, वो इतने सारे पेशेंट आ रहे होते हैं जिनको मलेरिया के साथ आया था. अभी रिसेंटली एक पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में चला गया था. ठीक है. डायलिसिस करवानी पड़ी थी उसकी, खैर ठीक हो गया था फिर बाद में. अच्छा, these and other causes of intrinsic AKI can be catalogued anatomically according to the major site of renal parenchymal damage, glomeruli, tubulointerstitium and the vessels. ठीक है. तो AKI में जो पैरेन्काइमा में चीज़ें हैं वो क्या क्या डैमेज हो सकती हैं? ग्लोमेरुलाई हो सकते हैं, ट्यूबुलोइंटरस्टिशियम हो सकती है, या फिर एंडोथीलियम हो सकती है वेसल्स की. Hemodynamic effects of sepsis arising from generalized arterial vasodilation mediated in part by cytokines that upregulate the expression of inducible nitric oxide synthesis in the vasculature can lead to a reduction in the GFR. ठीक है. तो साइटोकाइंस जो सेप्सिस में निकल रहे होते हैं ना, वो अपरेगुलेट कर सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को. ठीक है. तो रिडक्शन हो सकती है GFR की, क्योंकि वो वेजोडाइलेशन कर देगा. द ऑपरेटिव मैकेनिज्म मे बी एक्सेसिव इफरेंट आर्टीरियोलर वेजोडाइलेशन पर्टिकुलरली अर्ली इन द कोर्स ऑफ द सेप्सिस. क्योंकि ज़ाहिर वेजोडाइलेशन ही हो रही होती है ना, इतने सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बन रहे हैं, साइटोकाइन बन रहे हैं, वो डायलेट करे जा रहे हैं, तो उससे हाइपो टेंशन में जाने लगता है पेशेंट. or renal vasoconstriction from activation of the sympathetic nervous system, the renin-angiotensin-aldosterone system, and increased level of vasopressin और एंडोथैलिन. एंडोथैलिन भी जो है ना वो पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं उसको अगर इंजरी हो जाए तो. Sepsis may lead to endothelial damage, which result in increased microvascular leukocyte adhesion and migration, thrombosis, permeability, increase interstitial pressure, reduction in local flow to tubules, and activation of reactive oxygen species, all of which may injure renal tubular cells. ठीक है. तो जो भी मतलब सेप्सिस की रिस्पॉन्सेज होती हैं नॉर्मल, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है, और क्या क्या होता है, फिर वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर उसमें से प्रोटीन भी लीक करने लगते हैं, उसमें फिब्रिनोजन भी होता है, उसकी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना डैमेज कर सकती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स को. AKI may be an important complication of viral infections such as hantavirus, dengue virus और SARS-CoV-2, यानी कि COVID-19 जो था ना उसमें नहीं, साइटोकाइन स्टॉर्म होता था उसकी वजह से. SARS-CoV-2 is associated with a large release of cytokines into the circulation, cytokine storm जिसे कहते हैं, which may cause diffuse intrarenal vasoconstriction. Finally, there is generalized hypercoagulable state associated with SARS-CoV-2 that may contribute to the impairment of intrarenal blood flow. क्योंकि SARS-CoV-2 में हमेशा हम कराते थे ना कि वो
फेरेटिन इंक्रीज़ हुआ है एज अ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और जो है वो फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट वगैरह। इस्कीमिया एसोसिएटेड, तो ये तो सेप्सिस एसोसिएटेड था। अब इस्कीमिया एसोसिएटेड देख लें, एक्यूट किडनी इंजरी। हेल्दी किडनीज रिसीव 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट एंड अकाउंट फॉर 10% of oxygen consumption despite constituting only 0.5% of the human body mass. The kidneys are also the site of one of the most hypoxic region in the body, the renal medulla। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे ज़रा सी भी ऑक्सीजन की कमी हो, फ़ौरन हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है मेडुला में। The outer medulla is particularly vulnerable to ischemic changes because of the architecture of the blood vessels that supply oxygen and nutrients to the tubules। तो है ही उनका आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ कि वो हाइपोक्सिया बहुत जल्दी उनको डैमेज कर सकता है। इन द आउटर मेडुला enhanced leukocyte endothelial interactions in the small vessels lead to inflammation and reduced blood flow to the metabolically very active S3 segment of the proximal tubule which depends upon oxidative metabolism for survival। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये हाइपोक्सिक इंजरी हो जाए तो फिर ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। Mitochondrial dysfunction due to ischemia and mitochondrial release of reactive oxygen species also play a role in renal tubular injury. Transient ischemia alone in a normal kidney is not sufficient to cause severe acute kidney injury. It more commonly develops in cases of limited renal reserve, यानी कि पहले से अगर chronic kidney disease हो या फिर old age जब glomeruli का जो reserve है वो physiologically कम हो जाता है। तो ट्रांजिएंट इस्कीमिया हेल्दी किडनी में नहीं करता ये एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, लेकिन अगर उसको पहले से सीकेडी हो या ओल्ड एज हो तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये दो हमने कर लिए। तीसरा है पोस्ट, अच्छा नहीं इसी में है पोस्ट ऑपरेटिव। एक क्या है पोस्ट ऑपरेटिव? हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है, जो इसमें बताया हमारे सिनेरियो में ना, उसकी लिप्रोटमी हुई थी। इस्कीमिया एसोसिएटेड AKI is a serious complication in the post-operative period involving significant blood loss and intraoperative hypotension। अब इसको intraoperative hypotension इसको हो गया था ना, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हुई है, सब परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर था इसका। The procedures most commonly associated with acute kidney injury are cardiac surgery with cardiopulmonary bypass, vascular procedures and intraperitoneal procedures। ठीक है, इसमें हो सकता है। अदर कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, यानी कि इन जिसमें पैरेन्काइमल डैमेज हो रहा है, यानी कि इंट्रिंसिक जो डैमेज हो रहा है। नंबर 1 बर्न्स एंड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। नंबर 2 vascular disease causing acute kidney injury. Number 3 nephrotoxin associated acute kidney injury. Number 4 contrast agents. Number 5 antibiotics, vancomycin, aminoglycoside, amphotericin B। ये आप याद रखें। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट सिस्प्लैटिन एंड कार्बोप्लेटिन, बेविसासिजोमैब, इतने मुश्किल नाम है, पढ़े ही नहीं जाते। 7 टॉक्सिक इंजेक्शन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसकी पॉइजनिंग पे मैं एक डिस्कशन कर चुकी थी, और उसमें जो मैंने बताया था कि मतलब डायलिसिस ही करनी पड़ती है फिर। नंबर 8 एंडोजिनस टॉक्सिन। एंडोजिनस टॉक्सिन से क्या मतलब है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, माइलोमा लाइट चेन्स, ये सब जब आप माइलोमा पढ़ते हैं नहीं, उसमें रीनल फेलियर होने लगता है। सही है। 9 other causes of acute tubulo-interstitial disease leading to AKI, NSAIDs and proton pump inhibitors। एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, अल्लाह कोई नुस्खा मैं नहीं देखती जिसमें जो है ना ये ना लिखे हुए, जो बस मस्ट है ना, देना है नहीं देना है, बस दिया ही हुआ है फजूल में। उसके साथ एनसेज भी आप मिला दें, अगर सोचें एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है उससे। 10 एंटीकोगुलेंट रिलेटेड नेफ्रोपैथी, वारफेरिन एंड अदर क्लासेस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। एंड नंबर 11 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कोई भी फॉर्म का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, इन सब से जो है एक्यूट किडनी इंजरी यानी इंट्रिंसिक जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है। अब थर्ड जो है पोस्ट रीनल acute kidney injury. Post-renal acute kidney injury occurs when normally unidirectional flow of urine is acutely blocked, either partially or totally.
leading to increased hydrostatic pressure and interference with the glomerular filtration. Obstruction to urinary flow may be caused by functional or structural derangements anywhere from the renal pelvis to the tip of urethra. तो कुछ भी हो सकता है obstruction की cause, उससे भी जो है वो post renal acute kidney injury हो जाएगी. Unilateral obstruction may cause acute kidney injury in the setting of CKD or reflex vasospasm of the contralateral kidney. Bladder neck obstruction is a common cause of post-renal AKI which impacts both kidneys. It can be due to number 1 prostate disease, BPH हो गया, prostate cancer हो गया, number 2 neurogenic bladder, number 3 anticholinergic drugs. Number 4 obstructed Foley's catheter. Number 5 lower tract obstruction may be caused by calculi, blood clots, urethral strictures and sloughed renal papilla. 6 infiltration of the ureteric wall by neoplasia. Number 7 retroperitoneal compression. हो सकता है अंदर कुछ नहीं हुआ लेकिन बाहर जो है वो कोई ट्यूमर है. retroperitoneal fibrosis हो गई, neoplasia, abscess और surgical damage. तो इस चीज़ से भी हो सकता है post renal जिसे हम कहते हैं obstructive AKI. अच्छा, डायग्नोस्टिक एवाल्यूएशन में जो है ना by current definitions, the presence of AKI is defined by an elevation in the serum creatinine concentration or reduction in urine output. AKI is currently defined by a rise from baseline of at least 0.3 milligram per deciliter within 48 hours or at least 50% higher than the baseline within 1 week, or a reduction in urine output to less than 0.5 milliliter per hour for longer than 6 hours. अब ये इसकी specific definition है जो आपने हमेशा याद रखनी है. The distinction between acute kidney injury and chronic kidney disease is important for proper diagnosis and treatment. अब हमारे पास patient है, हमें क्या पता कि उसका पहले कितना था, अभी हमने देखा तो serum creatinine इतना बढ़ा हुआ है और यूरिया हो रहा है. The distinction is straightforward when a recent baseline serum creatinine concentration is available, but more difficult when the baseline is unknown. अब patient आया, उसके पास फाइल है, उसमें उसकी 1-8 महीने की और 2 हफ्ते पहले का सीरम क्रिएटिनिन है जो नॉर्मल है, और अब जो है उसको तो फ़ौरन आपको समझ आ जाएगा भाई ये एक्यूट है. लेकिन अगर उसकी अवेलेबल नहीं है तो फिर मुश्किल होगी कि CKD है या एक्यूट डैमेज हुआ है, एक्यूट किडनी इंजरी है. उसके लिए क्या करेंगे आप? इन सच केसेस क्लूज सजेस्टिव ऑफ CKD कैन कम फ्रॉम रेडियोलॉजिक स्टडीज़. अब उसमें आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे ना, तो स्मॉल श्रंकन किडनीज with cortical thinning on ultrasound or presence of renal osteodystrophy or laboratory tests such as normocytic anemia in the absence of blood or secondary hyperparathyroidism with hyperphosphatemia and hypocalcemia consistent with chronic kidney disease. तो आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे, नॉर्मल किडनी आ रहे हैं, कोई उनमें श्रंकन नहीं है, तो फिर एक्यूट आप कहेंगे है. बाकी चीज़ें उसकी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी और एनीमिया और ये सब हो रहा होता है हाइपरपैराथायरॉइडिज्म की वजह से, वो आप चेक करा के देखेंगे तो वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये CKD है. नो सेट्स ऑफ टेस्ट कैन रूल आउट AKI सुपरइम्पोज्ड ऑन CKD एज AKI इज़ अ फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ CKD. अब कोई टेस्ट नहीं है ऐसा कि अगर CKD था, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी और सुपर इम्पोज उसके हो गया एक्यूट किडनी इंजरी, तो आपको नहीं पता चलेगा. और CKD जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू कॉज एक्यूट किडनी इंजरी, उसके ऊपर हो जाए. सीरियल टेस्ट शोइंग कंटिन्यूड राइज इन सीरम क्रिएटिनिन रिप्रेजेंट क्लियर एविडेंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी. वंस द डायग्नोसिस एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉज शुड बी डिटरमिन्ड. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने फिर लिखी नहीं है, मतलब यूरिन DR कितना इम्पोर्टेंट है. यूरिन DR में आपको जो है आप कास्ट देखें, उसमें आप हीमोग्लोबिन देखेंगे अगर यूरिन DR में आपको मिल रही है, मडी ग्रेन्यूलर कास्ट मिल रही है या आपको वाइट सेल कास्ट मिल रही है, तो ट्यूबुलो ये इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस का इंडिकेशन होता है. और प्रोटीन यूरिया अगर लेस देन 1 ग्राम है, ठीक है, अगर मोर देन 3.5 ग्राम है तो फिर तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और इस तरह की चीज़, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सब आपने देखना है, ठीक है. और क्या देखते हैं आप? स्पेशल टेस्ट कराते हैं अगर आप इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं. मतलब
यूरिन डीआर से भी आपको कितनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं ना। उसमें अगर डिस्मॉर्फिक रेड सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम नहीं उससे करा के देखते, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से आप देख लेते हैं कि डिस्मॉर्फिक हैं तो वो इंडिकेट कर रहे होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि पैरेन्काइमा से आ रहे हैं वो, ठीक है। और क्या है, तो ये मतलब तफसील से पढ़ने की ज़रूरत है, उसको मैंने लिखा नहीं। अब एक मिनट, क्या था, हाँ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट आ गया है एक्यूट किडनी इंजरी का। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉज, कॉमन टू ऑल आर सेवरल प्रिंसिपल्स। अब ज़ाहिर अंडरलाइंग कॉज है जो उसको आपने ट्रीट करना है, लेकिन जो AKI का एक सब में प्रिंसिपल्स जो आपने अप्लाई करने हैं, वो पहला है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हीमोडायनेमिक्स। ज़ाहिरी बात है कि आपने फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फ्लूइड को आपने रिप्लेस करना है। नंबर 2, करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नंबर 3, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस। सारी आप देखें पेशेंट क्या क्या ले रहा था, सब उससे हिस्ट्री लें और फिर वो वाली बंद करें और स्टार्ट भी ना करें एंटीबायोटिक्स और कुछ भी आपको अगर देना है तो, ऐसा जो किडनी इंजरी करता है। कॉमन कॉजेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी सच एज सेप्सिस एंड इस्केमिक ATN डू नॉट येट हैव स्पेसिफिक थेरेपीज वंस इंजरी established, but meticulous clinical attention is needed to support the patient until if AKI resolves। अब ज़्यादातर तो रिवर्सिबल ही होता है, AKI रिजॉल्व जाता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। द किडनी possesses remarkable capacity to repair itself even with dialysis requiring acute kidney injury when baseline renal function was intact। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं, आप कितनी दफ़ा आपने देखा होगा ना, सेप्सिस हुआ था पेशेंट को, कुछ भी हुआ था, फिर एक्यूट रीनल फेलियर पे चला गया, डायलिसिस करवाई कई दिन तक, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो डायलिसिस रिक्वायरिंग AKI भी बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। However, AKI superimposed on pre-existing chronic kidney disease undergo maladaptive repair and may remain dialysis dependent। तो फिर हो सकता है कि अगर पहले से प्री एग्जिस्टिंग उसको CKD थी तो फिर मैल अडेप्टिव रिपेयर होगा ना, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि डायलिसिस फिर ना करना पड़े, फिर वो डायलिसिस डिपेंडेंट हो सकता है पेशेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ, अब अलग अलग मैं बता रही हूँ, अलग अलग लिख दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ प्री रीनल एजोटीमिया में क्या करेंगे? नंबर 1 प्रिवेंशन, एंड जो इसमें पूछा था ये उसका जवाब है प्रिवेंटिव। इस सिनेरियो में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रीनल परफ्यूजन, आपको करना है ना सही। तो कंपोजिशन ऑफ द रिप्लेसमेंट फ्लूइड शुड बी टारगेटेड टू द टाइप ऑफ फ्लूइड लॉस्ट। सिवियर एक्यूट ब्लड लॉस शुड बी ट्रीटेड विद पैक्ड रेड सेल्स। अब ब्लड लॉस हो रहे हैं और आप जो है वो हार्टमैन सोल्यूशन और ये दिए जा रहे हैं, नहीं, जो फ्लूइड लॉस हुए ना वही वाला दें। तो ब्लड हुआ है तो आप पैक्ड रेड सेल दें। इन AKI ओलिगुरिया अलोन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेस्कुलर हाइपोवॉल्यूमिया शुड बी द ओनली इंडिकेशन, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, पेशेंट ना हाइपोवॉल्यूमिया में, अब उसे दिए जा रहे हैं धड़ फ्लूइड, तो ये तो नहीं करना चाहिए उसको। तो आप फिर पल्मोनरी एडीमा में ले जाएंगे, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो जब तक हाइपोवॉल्यूमिया ना हो तब हाइपोवॉल्यूमिया, जैसे इस पेशेंट में हो रहा था 80-50 ब्लड प्रेशर है, तो फिर ओनली इंडिकेशन वो होती है। Optimal fluid composition is not well defined, but crystalloid solutions are less expensive than albumin containing solutions. It has no advantage over crystalloids। तो albumin महंगे भी होते हैं, उस देने की ज़रूरत नहीं है, crystalloid दें आप। और पहला जो है ना, ये भी आई ओपनिंग है कि आप देखें बफर्ड क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस जो है ना, जैसे रिंगर्स लैक्टेट, हार्टमैन सॉल्यूशन, प्लाज्मा लाइट, दे आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विद AKI हु आर नॉट हाइपोक्लोरिमिक। तो आप पूरा आप इलेक्ट्रोलाइज जो आपने कराए थे उसमें आप देखें हाइपोक्लोरीमिक नहीं है अगर वो पेशेंट, तो आप जो है ना रिंगर्स लैक्टेट देंगे, ठीक है। 0.9% सलाइन कब देंगे? इज रिकमेंडेड फॉर हाइपोक्लोरीमिक पेशेंट्स इफ सीरम क्लोराइड कंसनट्रेशन इज मॉनिटर्ड। एक्सेस अगर हाइपोक्लोरीमिक है ना तब आप नॉर्मल सलाइन देंगे। अगर जो है वो नॉर्मल क्लोरीमिक लेवल है, क्लोराइड उसका सही है या ज़्यादा हुआ है, तो फिर आप नहीं देंगे 0.9% सोडियम क्लोराइड। एक्सेसिव 0.9% सोडियम क्लोराइड में कॉज हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मे इम्पेयर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या होता है? रिंगर्स लैक्टेट।
अगर वो हाइपोक्लोरीमिया है तो फिर आप 0.9% देंगे, ठीक है। Bicarbonate containing solutions, for example dextrose water with 150 milliequivalent sodium bicarbonate can be used if metabolic acidosis is a concern। और metabolic acidosis भी आपको हर दफ़ा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इंडिकेशन होती है अगर 7.2 से कम हो रही है pH और 15 मिलीक्वेलेंट पर लीटर से जो है ना बाइकार्बोनेट आयंस कम है, तब देते हैं, अदरवाइज़ ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो फिर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाएगा अगर ओवर ट्रीट करेंगे आप तो। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन इन AKI में रिक्वायर यूज़ ऑफ आइनोट्रोपिक एजेंट्स, प्री लोड एंड आफ्टर लोड रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड मैकेनिकल एड सच एज वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस। अब जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं उसको ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। इन्वेजिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग टू गाइड थेरेपी में भी नेसेसरी, तो अगर सबको तो नहीं करना होगा। अब इंट्रिंसिक एक्यूट किडनी इंजरी का ट्रीटमेंट देख लें। Several agents have been tested and have failed to show benefit in the treatment of acute tubular injury। अब इसमें आप देख लें कि क्या क्या चीज़ जो है वो बहुत रिसर्चेस की गई हैं, उसमें ये दिया गया वो दिया गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंटी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, लो डोज डोपामीन है, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट, क्या आप समझें कि एंडोथेलिन जो है वो वेसोडाइलेशन कर रहा है तो उसका एंटागोनिस्ट दे दें। इरिथ्रोपोइटिन, लूप डायरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एंटीऑक्सीडेंट एंटीबॉडीज़। मतलब थ्योरेटिकली तो आप देखें कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे तो वेसोडाइलेशन होगी और ये होगा, लेकिन रिसर्चेस ने साबित कर दिया कोई फ़ायदा नहीं है। ऑक्सीडेंट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ल्यूकोसाइड एडिशन मॉलिक्यूल्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, कोई फ़ायदा नहीं है इनका, ठीक है। लूप डायरेटिक्स का भी नहीं है। AKI ड्यू टू एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और वेस्कुलाइटिस में रिस्पॉन्ड टू इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड ऑफ प्लाज्मा फरीसिस। अब ये डिपेंड करेगा कि उसको क्या चीज़ हुई है, जो भी डायग्नोसिस है जाहिर बात है कि उसमें फिर डिपेंड करेगा कि आपने इम्यूनोसप्रेशन करना है या क्या करना है। एलर्जिक इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस ड्यू टू मेडिकेशन नीड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकेशन। आप सिर्फ मेडिकेशन डिसकंटिन्यू कर दें, थोड़े दिन के बाद खुद ही सही हो जाएगा। AKI ड्यू टू स्क्लेरोडर्मा शुड बी ट्रीटेड विद ACE इनहिबिटर्स। अब ये तो स्क्लेरोडर्मा में जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें होता है ना ये क्राइसिस होता है, स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस है ना, तो उसमें जो है ACE इनहिबिटर्स आप दे सकते हैं। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा शुड बी ट्रीटेड विद प्लाज्मा एक्सचेंज, मेडिकल इमरजेंसी होती है वो तो। फार्माकोलॉजिकल ब्लॉकेज ऑफ complement activation may be affected in atypical hemolytic uremic syndrome। अब ये सब इंट्रिंसिक जो इंजरी कर रहे थे, स्पेसिफिक अगर डायग्नोसिस है तो उसकी ट्रीटमेंट उसी तरह आप करेंगे। अर्ली एंड एग्रेसिव वॉल्यूम रिप्लेसमेंट इज मैंडेटरी इन पेशेंट्स विद रेब्डोमायोलिसिस हु मे रिक्वायर 10 लीटर्स ऑफ फ्लूइड पर डे। अब रेब्डोमायोलिसिस में आप देखें कितना 10 लीटर्स ऑफ फ्लूइड भी आपको देना पड़ सकता है। Alkaline fluid 75 millimole per liter sodium bicarbonate added to 0.45% saline may be beneficial in preventing tubular injury and cast formation। अब cast formation tubular injury हुई है, cast जो है वो डैमेज करेगी और ना बट कैरी रिस्क ऑफ वर्सनिंग हाइपोकैल्सीमिया। लेकिन इससे ना हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया ये सब हो सकता है, तो उसको भी लाइकवाइज आपको ट्रीट करना होगा। Diuretics may be used if fluid repletion is adequate but unsuccessful in achieving a urinary flow rates of 200 to 300 milliliter per hour। There is no specific therapy for established AKI in rhabdomyolysis other than dialysis। ठीक है। अब हमेशा जब भी ओलिगोरिया हो रहा हो एक चैलेंज आप दे देते हैं डायूरेटिक का, फ्यूरोसिमाइड का देते हैं, लेकिन अगर उसका कोई रिस्पांस नहीं आप रोक दें, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट रीनल AKI, प्रॉम्प्ट रिकॉग्निशन एंड रिलीफ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन फोरस्टॉल द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज इंड्यूस्ड बाय यूरिनरी स्टेसिस। जाहिर बात है कि आप उसको रिलीव कर दें तो वो सही हो जाएगा। द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन डिफाइंस द ट्रीटमेंट अप्रोच। अब जाहिर बात है अब उसके लिए आपको बहुत सारे आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली अगर
स्ट्रक्चर है, किडनी स्टोन है, कहाँ पे है क्या नहीं है ना, उसके हिसाब से फिर मैनेजमेंट होती है. ट्रांसयूरेथ्रल सुप्राप्यूबिक ब्लैडर कैथेटराइजेशन में बी ऑल दैट इज नीडेड इनिशियली फॉर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ब्लैडर इम्पेयरमेंट. ठीक है. यूरेथ्रिक ऑब्स्ट्रक्शन में बी treated by percutaneous nephrostomy tube replacement or ureteral stent placement. Relief of obstruction is usually followed by an appropriate diuresis for several days. ठीक है. अगर रिलीव कर दिया तो बहुत दिन तक पॉलीयूरिया होता रहेगा पेशेंट को, तो उसको आपको रिप्लेस करना है. इन रेयर केसेस सिवियर पॉलीयूरिया persists due to tubular function and may require continued administration of intravenous fluids and electrolytes for a period of time. ठीक है. तो ये सबका अलग अलग मैंने आपको बता दिया. अब जो प्रिंसिपल्स हैं ना, जो आपने सब में ही उनका ख्याल रखना है. तो पहला जो है ना, उसमें सपोर्टिव मेजर फॉर एक्यूट किडनी इंजरी होता है, यानी कि वॉल्यूम मैनेजमेंट. तो हाइपर वॉल्यूमिया इन ओलिगूरिक और एन्यूरिक AKI में बी लाइफ थ्रेटनिंग ड्यू टू एक्यूट पल्मोनरी एडीमा. फ्लूइड एंड सोडियम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड एंड डायरेटिक्स मस्ट बी यूज टू इंक्रीज द यूरिन आउटफ्लो रेट. अब ये देखें, हाइपर ये जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ है ना, उसमें आप देंगे जो है इसको फ्यूरोसिमाइड. देर इज़ नो एविडेंस दैट इंक्रीजिंग यूरिनरी आउटपुट इटसेल्फ इम्प्रूव्स द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ AKI, बट डायरेटिक्स में हेल्प टू अवॉइड द नीड फॉर डायलिसिस इन सम केसेस. ठीक है. In severe volume overload, furosemide may be given as a bolus of 200 mg, followed by an intravenous drip 10 to 40 mg per hour with or without thiazide diuretic. इन केसेस में करेंगे आप जिसमें यानी कि हाइपर वॉल्यूमिया हुआ है. इन decompensated heart failure, step diuretic therapy was found to be superior to ultrafiltration in preserving renal functions. Diuretics should be stopped if there is no response. नहीं है तो फिर आप रोक दें. Dopamine in low doses may transiently increase salt and water excretion by the kidneys in pre-renal state but have failed to show any benefit in intrinsic AKI. तो pre-renal में आप जो है वो डोपामिन दे सकते हैं, अदरवाइज इंट्रिंसिक में उसकी कोई बेनिफिट नहीं है. Due to the risk of arrhythmia and potential bowel ischemia, the risk of dopamine outweighs the benefits. Electrolytes acid base abnormality, अब जाहिर है उसमें हाइपरकैलीमिया हो रहा होगा, उसको ट्रीट करें. हाइपोनेट्रीमिया है तो उसको ट्रीट करें. मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज जनरली नॉट ट्रीटेड अनलेस सीवियर सीवियर यानी कि pH लेस देन 7.2 एंड बाइकार्बोनेट लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर होगा अगर हो जाए. एसिडोसिस में भी ट्रीटेड विद ओरल और इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट, बट ओवर करेक्शन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड वॉल्यूम ओवरलोड. Hyperphosphatemia is common in acute kidney injury and is treated by limiting intestinal absorption of phosphate using phosphate binders. जो कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एसीटेट है, लैंथोनम है, सिविलमर है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है. ये देंगे आप. सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया शुड बी ट्रीटेड विद इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड. तो वो तो फिर आप डाइल्यूट करके ना और इंट्रावीनसली कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे अगर उसको टेटनी वगैरह हो रहा है. आयोनाइज्ड कैल्शियम शुड बी मॉनिटर्ड रादर देन टोटल कैल्शियम व्हेन हाइपोएल्बुमिया इज प्रेजेंट. तो आपने आयोनाइज्ड कैल्शियम निकालना है और अगर पेशेंट को मतलब ये कि अगर हाइपोएल्बुमिया है तो उसमें फ़र्क आता है. फिर मेल न्यूट्रिशन. अब देखें, मेल न्यूट्रिशन को आपने ट्रीट करना है, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते. Increased catabolism with protein energy wasting is common in severe acute kidney injury with malnutrition, multi-organ failure. Inadequate nutrition can lead to starvation, ketoacidosis and protein catabolism. ठीक है. तो starvation, ketoacidosis और फिर और catabolism होगा प्रोटीन का, ये होने लगेगा. Excessive nutrition में worsen the azotemia by overproduction of nitrogenous waste products. तो आप फिर यूरीमिया उसका बढ़ने लगेगा. एक्सेसिव अगर आपने बिल्कुल ही कंट्रोल ही नहीं किया उसका डाइट को. टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मे कॉम्प्लिकेट एफर्ट्स एट वॉल्यूम कंट्रोल. तो हर तरह से आपने ख्याल रखना. अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस किडनी डिजीज इम्प्रूविंग ग्लोबल आउटकम्स, KDIGO कहता है कि पेशेंट्स विद AKI शुड अचीव अ टोटल एनर्जी इनटेक ऑफ 20 to 30 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे विदाउट द नीड ऑफ डायलिसिस. अगर जिसका डायलिसिस नहीं हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, तो उसका इतना होगा.
अब जिनका डायलिसिस हो रहा है उनको आप बढ़ा दें 1 to 1.5 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर डे इन पेशेंट्स विद डायलिसिस up to a maximum of 1.7 gram per kilogram per day if hypercatabolic and receiving continuous renal replacement therapy. अगर हो रही है तो फिर आप ज़्यादा भी दे सकते हैं ना, 1.7 तक दे सकते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स, हम लोग बिल्कुल कुछ सही से कर ही नहीं रहे होते हैं, बस हो रहा है वो डायलिसिस, बस छोड़ दिया उसको. ट्रेस एलिमेंट्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, अब देखें वाटर सॉल्युबल वाइटामिन उसको आप दें. Be supplemented in AKI patients treated with dialysis and continuous renal replacement therapy. उसको हमेशा लेना चाहिए. एनीमिया कैसे करेंगे? अब एक्यूट किडनी इंजरी में भी हो रहा है. एनीमिया इन AKI is multifactorial and it is not improved by erythropoiesis stimulating agents due to the delayed onset of action and presence of bone marrow resistance in critically ill patients. मतलब ये कि बोन मैरो रेजिस्ट करता है एरिथ्रोपोइटिन भी अगर आप दे दें तो वो जो है वो मतलब नहीं उससे रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं. तो यूरेमिक ब्लीड में रिस्पॉन्ड टू डेस्मोप्रेसिन और एस्ट्रोजेंस बट मे रिक्वायर डायलिसिस. तो ये मतलब इंडिकेशन है यूरेमिक ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाए तो फिर डायलिसिस करानी पड़ती है. अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोफाइलैक्सिस आप देंगे विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बट PPI कैन बी एसोसिएटेड विद AKI फ्रॉम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. अब ये याद रखें कि ओवर जिलस जो उसकी हम दे रहे होते हैं ना PPI, तो वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करते हैं तो वो और वर्सन कर देगा एक्यूट किडनी इंजरी को. वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रोफाइलैक्सिस इज इंपॉर्टेंट बट लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन एंड फैक्टर 10A इनहिबिटर्स शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, तो अवॉइड ही कर ले तो बेहतर है. अब डायलिसिस की इंडिकेशंस आनी चाहिए आपको. डायलिसिस इज इंडिकेटेड व्हेन मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स टू कंट्रोल वॉल्यूम ओवरलोड. अब क्या है, नंबर 1 उसकी इंडिकेशन है वॉल्यूम ओवरलोड जो कंट्रोल नहीं हो रहा. नंबर 2 हाइपर कैलीमिया हो गया, आपने ट्रीट करने की कोशिश की नहीं, बढ़ता ही जा रहा है. नंबर 3 एसिडोसिस इन सम टॉक्सिन इंजेक्शन एंड व्हेन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरेमिया. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरेमिया कैसे पता चलेंगे आपको? एस्टेरैक्सिस हो रहा होगा उसको, पेरिकार्डियल रब आ रहा होगा इफ्यूजन की वजह से, एंसेफेलोपैथी हो रही होगी या यूरेमिक ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी. तो ये सारी इंडिकेशंस हैं डायलिसिस की. मोड्स जो अवेलेबल हैं वो पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस. अब ना आपका अगर CKD का पेशेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्यूट रीनल इंजरी का तो लॉन्ग केस में नहीं आएगा, शायद हो भी सकता है आ जाए. तो CKD का पेशेंट आए तो आपको ना, अगर आपका बहुत अच्छा हो रहा होगा वाइवा जो लॉन्ग केस का है, तो फिर ना आपसे वो ऐसी चीज़ें फिर पूछते हैं लास्ट में जो हम छोड़ देते हैं. अब पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस किस तरह होता है, कैसे होता है, क्या उसकी वो हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है आपको. सही है, हर एक से नहीं पूछते, लेकिन जो जहाँ ट्रीटमेंट में भी पहुँच गए आप और वो भी जवाब देते तो जाहिर है आप खुद समझ लें कि आप पास हैं. फिर ट्रीटमेंट में अगर आप आ गए हैं लॉन्ग केस में तो आप पास होते हैं. फिर वो ना आपको देखने के लिए कि आप कितने ज़्यादा आप ब्रिलियंट हैं, तो फिर वो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो आना चाहिए. वैसे भी होता है कि मतलब कैसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे होते हैं ना, मतलब उसमें जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वो ग्रेडियंट है ना उसकी तरफ से आप सॉल्यूट रिमूव कर रहे हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में तो आप पेरिटोनियल फ्लूइड पेरिटोनियम का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, या हीमोडायलिसिस है तो उसमें आप फिस्टूला के थ्रू जा रहे हैं. मतलब आप जो है फिस्टूला से पहले आप यानी कि वेन से आप करेंगे ना. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए. अब ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो तो सिनेरियो तो मैंने आपके पास पेपर से ले लिया था. अब रेफरेंस मैंने सारा हैरिसन्स टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन से लिया है, 21st एडिशन, लेटेस्ट जो है 2022 का. ठीक है, अब मुझे किसी ने जिसने भी लिखा था वो तो ज़रूरी मुझे सही तरीके से कमेंट आप करें कि आपको कैसा लगा, आपको फ़ायदा हुआ इससे या नहीं. और बाकी लोग भी ज़रूर मुझे कोई और अगर आपकी है कि मैं किसी और टॉपिक पे कर दूँ तो वो भी बताएं, कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफिज़.